Okay, so welcome to the very first lecture of this book of first year। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या है, उसकी मेन ब्रांचेस क्या हैं, और फर्दर फिर ये कि हम इस फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कौन सी फ़िज़िक्स की जनरल ब्रांचेस हैं जिनको हम फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे। तो हमने जो फिज़िक्स की डेफिनेशन की थी, मैंने एक्चुअली आपको दो डेफिनेशंस बताई थी। एक वो डेफिनेशन थी जो बुक के अंदर मौजूद है, यानी फिज़िक्स जो है ये मैटर और एनर्जी क्या होती हैं उनके मुतल्लिक जानना चाहती है और उनका आपस में रिलेशन क्या है। तो ये वो डेफिनेशन थी जो बुक के अंदर मौजूद है। लेकिन मैंने आपको एक और बहुत ब्रॉड, बहुत जनरल डेफिनेशन बताई थी जो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से फिज़िक्स को एक्सप्लेन करती है, और वो ये थी कि हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया एग्जिस्ट करती है, जो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, फिज़िक्स उसको समझने की, उसको एक्सप्लेन करने की एक कोशिश है। लेकिन उसके बाद हम चले गए थे, हम ब्रांचेस क्या होती हैं फ़िज़िक्स की और इस तरह के टॉपिक्स में चले गए थे। लेकिन हमने ये क्वेश्चन नहीं किया था कि अगर फिज़िक्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद दुनिया को समझने की, उसको एक्सप्लेन करने की एक कोशिश है, तो सवाल ये है कि हाउ डू वी डू इट, हाउ डू वी एक्सप्लेन द वर्ल्ड अराउंड अस। तो आज हम उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे, और उस सवाल का जवाब जो है वो लाई करता है हमारे पास बिल्कुल पहले टॉपिक में जो हमारा इस फर्स्ट ईयर की फिज़िक्स में है। और वो टॉपिक ये है कि हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि इस सवाल का जवाब देने के लिए कि हमारे इर्द गिर्द जो दुनिया मौजूद है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, हमें फिज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ना होगा। एंड सो इट मेक्स सेंस कि ये आपकी बुक के अंदर फिज़िक्स के इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक है। तो फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो डेफिनेशन बुक के अंदर दी हुई है वो ये है कि जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं वो सारी की सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। अब आप इसको यूँ भी देख सकते हैं कि हमारे रियल वर्ल्ड में, हमारे इर्द गिर्द दुनिया में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उन्हीं को हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स इन द रियल वर्ल्ड and by some means we could measure that, those are called physical quantities। और नीचे वो डेफिनेशन भी दी हुई है जो डेफिनेशन आपकी बुक में मौजूद है कि all measurable quantities are physical quantities। तो जो लाइन मैंने ऊपर लिखी है और जो ये डेफिनेशन है, ये दरअसल दोनों एक ही बात बता रही हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर सारी measurable quantities ही physical quantities हैं, तो क्या हमारे पास कोई ऐसी क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं जो हम मेजर ना कर सकते हों, और जो हमें इस तरह का कोई धोखा दें कि ये भी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है, या फ़िज़िकल क्वांटिटी इन रिगार्ड टू जिसको हम कहते हैं कि ये फ़िज़िक्स के अंदर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है या साइंस के अंदर एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है। क्या ऐसी और क्वांटिटीज़ भी हो सकती हैं जो फ़िज़िकल ना हो? तो उसकी एक मिसाल हमारे पास है, और वो मिसाल ये है कि अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि जब रफ्तार की बात आती है किसी भी चीज़ की, तो आपने लोगों को कहता सुना होगा कि जो नज़र की रफ्तार है, जो स्पीड ऑफ साइट है, वो बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, वो सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। तो सवाल ये है कि क्या ये जो स्पीड ऑफ साइट है, क्या ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी है? और हम आगे चल के देखेंगे कि ये जो नज़र की रफ्तार है, ये स्पीड ऑफ साइट है, ये बज़ाते खुद एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है। और उसकी रीज़न ये है कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं जो बज़ाहिर हमें लग रही हों कि ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन असलन वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ नहीं हो सकती। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ फिज़िक्स के अंदर, और जिनकी मदद से हम इस दुनिया को एक्सप्लेन करेंगे, ये सिर्फ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको एक्चुअली हम मेजर कर सकते हैं। सो दिस मेजरेबल थिंग या मेजरेबल प्रॉपर्टी कि कुछ क्वांटिटीज़ को हम मेजर कर सकते हैं, दिस इज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सारी क्वांटिटीज़ जो मेजरेबल, जो जिनको हम मेजर कर सकें, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। और रही बात ये कि अगर नज़र की रफ्तार या स्पीड ऑफ साइट जो है, अगर ये एक फ़िज़िकल क्वांटिटी नहीं है, तो फिर हम चीज़ों को अपने इर्द गिर्द कैसे देखते हैं? और वो एक डिफरेंट फिनोमेना है कि जो हमारी साइट है या जो हमारा देखने का प्रोसेस है, ये कैसे काम करता है। और इसको हम 10वें चैप्टर में चल के पढ़ेंगे। बट
जस्ट मेक श्योर दैट कि ये स्पीड ऑफ साइट जो लफ्ज़ अक्सर इस्तेमाल करते हैं लोग, ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ओके, ये डेफिनेशन हो गई फिजिकल क्वांटिटीज़ की। बट हमने कहा है कि हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की मदद से हम अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया को एक्सप्लेन करेंगे। वो सो वी नीड सम एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ऐसी एग्जांपल्स जिनको हम अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया से रिलेट कर सकें। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल्स को देखें तो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो पहली एग्जांपल है, उसमें मैं सिंपली आपको जो काम आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं उससे एक एग्जांपल देता हूँ कि आप इर्द गिर्द मूव करते हैं। ठीक है, और जब आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाते हैं तो आप कुछ डिस्टेंस मेजर करते हैं। अब इस फासले को या इस डिस्टेंस को एक्चुअली आप मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करते हैं इसके ऊपर मैं थोड़ी देर बाद इसी लेक्चर में आऊँगा, बात करूँगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब हम हरकत करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ फासला कवर करते हैं और इस फासला को हम मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस जो है, ये फासला है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वो ये है कि अब इसी पहली एग्जांपल से जो मैंने फासले की एग्जांपल दी, आप नेक्स्ट सवाल उठा सकते हैं। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि आप सवाल से सवाल उठाते हैं, सवाल से सवाल निकालते हैं। तो आप दूसरा सवाल ये कर सकते हैं कि वो जो फासला मैंने कवर किया है, जो मैंने ऊपर पहली एग्जांपल में दिया आपको कि आप कुछ फासला कवर करते हैं, ये जो फासला आपने कवर किया है, ऑफ कोर्स इसको कवर करने के लिए आपको कुछ टाइम भी लगा होगा। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि कितने टाइम में मैंने ये फासला कवर किया, और वो टाइम एक्चुअली आप अपनी वॉच के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो टाइम हम मेजर कर रहे हैं ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो टाइम भी एक फिजिकल क्वांटिटी की ही एग्जांपल है। ठीक है, अब इसी चीज को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। जो पहली दो एग्जांपल्स मैंने दी हैं आपको, आप नेक्स्ट ये सवाल कर सकते हैं कि जो फासला मैंने ये पहली एग्जांपल में कवर किया और जो टाइम मैंने दूसरी एग्जांपल में मेजर किया, इसी से आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर सकते हैं कि मैंने कितना क्विकली ये फासला कवर किया है। यानी आप टाइम और फासले की या फासले और टाइम की रेशियो ले सकते हैं। ठीक है, और वो जो रेशियो नंबर आएगा वो अगेन आपको कोई क्वांटिटी बताएगा जो आप मेजर कर सकते हैं, क्योंकि आपने कुछ फासला कवर किया और आपने वो फासला कुछ टाइम में कवर किया। आप उस फासले को उस टाइम के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, अगेन जो आप मेजर कर रहे हैं। सही है, तो इस मेजरेबल क्वांटिटी को भी आप फिजिकल क्वांटिटी ही कहते हैं। और ये जो क्वांटिटी है इसको आप फिजिक्स की जुबान में स्पीड कहते हैं। तो स्पीड आपको काइंडा ये बताती है कि आपने जो फासला कवर किया है वो कितनी तेजी से कवर किया है या कितनी सुस्त रवि से कवर किया है। दूसरे अल्फाज में कि आपको कोई भी गिवन फासला कवर करने में कितना टाइम लगा है। अगर आपने ज़्यादा टाइम लगाया है तो इसका मतलब है कि आप सुस्त या आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहे थे, और अगर आपने कम वक्त में उसको कवर कर दिया तो इसका मतलब है कि आप बहुत तेज मूव कर रहे थे। तो इसका मतलब है ये जो नई क्वांटिटी हमारे पास आई है स्पीड, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। और उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं, और वो एग्जांपल जो है वो आपकी डेली लाइफ की ऑब्जर्वेशन से है कि आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखते हैं बशमूल आपके अपने, वो सारी की सारी कुछ ना कुछ मैस रखती हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें, मिसाल के तौर पे ये घड़ी जिसके ऊपर आपने टाइम मेजर किया था, ये इसका कुछ ना कुछ मैस है। सही है, आप अपनी बात करें तो आपका कुछ ना कुछ मैस है, बल्कि आप अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें देखेंगे उन सब का कुछ ना कुछ मैस है। ठीक है, और उस मैस को आप मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये मैस भी एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो मैंने ये 4 एग्जांपल्स दी हैं, बट बी श्योर कि इस बुक के अंदर आप जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, जितनी भी क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी और होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी फिजिक्स की डेफिनेशन ही यही है कि हम अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया की स्टडी करना चाहते हैं, दुनिया को समझना चाहते हैं कि वो कैसे काम करती है। और उसको समझने के लिए जो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ की है, और फिजिकल क्वांटिटीज़ की 1:1 रेशियो है कि आपकी दुनिया में मौजूद हर चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं वही फिजिकल क्वांटिटी होती है।
ठीक है। तो इसका मतलब है कि फिजिक्स की बुक के अंदर आप जो चीज़ भी पढ़ेंगे वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी या फिजिकल क्वांटिटीज़ से मिलके बनी होंगी, क्योंकि वो फिजिक्स की किताब जो लिखी गई है वो हमारे अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया को समझने के लिए लिखी गई है। सो आप देख सकते हैं कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं। अच्छा, अब अगर आप इन 4 एग्जाम्पल्स के ऊपर गौर करें जो मैंने आपको दी है, तो इनमें आपको थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। फ़र्क ये नज़र आएगा कि अगर आप पहली एग्जाम्पल के ऊपर देखें और दूसरी एग्जाम्पल के ऊपर देखें, तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, यानी मैंने आपको कहा कि डिस्टेंस, पहली एग्जाम्पल में डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटी है, दूसरी एग्जाम्पल में टाइम फिजिकल क्वांटिटी है। तो जो ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं ये ऐसे फंडामेंटल सी लग रही हैं। फंडामेंटल सी लगने का मतलब ये है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अगर आप इसको कंपेयर करें जो मैंने आपको तीसरी एग्जाम्पल दी है। तीसरी एग्जाम्पल में आप देखें तो मैंने इस्तेमाल किया है पहली और दूसरी एग्जाम्पल का। मैंने आपको कहा है कि अगर आप फासले को टाइम के ऊपर डिवाइड कर दें तो आपके पास जो चीज़ आएगी, वो आपको जो क्वांटिटी आएगी वो आपको ये बताएगी कि आपने वो फासला जो पहली एग्जाम्पल में आपने कवर किया है वो जल्दी कवर किया है या आहिस्ता कवर किया है। ठीक है। तो ये जो तीसरी एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आई थी जिसको हमने स्पीड का नाम दिया, ये मुख्तलिफ है टाइम और डिस्टेंस से, क्योंकि टाइम और डिस्टेंस ये ज़्यादा फंडामेंटल लग रही हैं इस सेंस में कि टाइम जो है वो गुजरता ही गुजरता है, या उसको आप यूं कह लें कि उसको हमने ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया जैसे तीसरी एग्जांपल में स्पीड को एक्सप्लेन किया है। सेम इज द केस विद डिस्टेंस, कि मैंने आपको कहा था कि आप मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, मूव करने के लिए और कोई चीज़ इन्वॉल्व नहीं है, इट्स जस्ट अ नेचुरल फिनोमेना कि हम सारे इंसान जो हैं वो हरकत कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। लेकिन उस हरकत के दौरान फंडामेंटली जो काम हम कर रहे हैं वो ये है कि हम कुछ फासला कवर कर रहे हैं। तो ये जो फासला है और टाइम है ये मुख्तलिफ है इस तीसरी एग्जाम्पल से जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी स्पीड को देखा है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज भी मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। तो इनफैक्ट फिजिकल क्वांटिटीज की हमारे पास मुख्तलिफ इकसाम हैं और इसकी 2 इकसाम है हमारे पास, ठीक है। और जो पहली किस्म है फिजिकल क्वांटिटी की उसको आप बेस क्वांटिटी कहते हैं, उन क्वांटिटीज़ को आप बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। और बेस क्वांटिटीज़ दरअसल यही होती हैं ये जो ऊपर मैंने आपको पहली एग्जाम्पल में, दूसरी एग्जाम्पल में और चौथी एग्जाम्पल में बताया। चौथी एग्जाम्पल मैथ्स की थी और मैथ्स भी आप देखते हैं कि ये एक फंडामेंटल सी चीज़ है। हर चीज़ जो इस दुनिया में वजूद रखती है उसकी कुछ ना कुछ मैथ्स होती है, तो ये ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप बनती है बेस क्वांटिटीज़ की, कि ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो फंडामेंटली मौजूद होती हैं इजसाम के अंदर या हमारी कायनात में, ये फंडामेंटली तौर पे मौजूद हैं, ठीक है। आप इस फ़र्क को ज़रा समझिए और इसकी डेफिनेशन भी यही है। अगर आप डेफिनेशन के ऊपर गौर करें, ये डेफिनेशन बुक के अंदर मौजूद है और इसकी डेफिनेशन ये है कि फिजिकल बेस क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ which cannot be defined in terms of other physical quantities, and this definition is very confusing। लेकिन ये बुक के अंदर दी हुई है। गौर करें ज़रा अल्फाज के ऊपर कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में डिफाइन नहीं किया जा सकता, और ये कंफ्यूजिंग इस सेंस में है कि इसका हमें पता नहीं चलता कि व्हाट डज इट मीन्स कि इनको हम किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज़ की फॉर्म में डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ से हमें एक और हिंट मिलता है, और वो हिंट ये है कि हमारे पास कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज भी होनी चाहिए जिनको हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज की फॉर्म में डिफाइन कर सकें। ज़रा गौर करें अल्फाज के ऊपर और इस डेफिनेशन के ऊपर। ये डेफिनेशन बजाते खुद हमें हिंट दे रही है कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज की 2 टाइप्स होनी चाहिए। तो पहली टाइप बेस क्वांटिटीज़ है, और बेस क्वांटिटीज़ जैसे कि मैंने आपको ऊपर मिसाल दी कि मैस, टाइम और इसी तरह डिस्टेंस या इस लेंथ या इस तरह कोई भी चीज़, इसको हम मज़ीद डिफ्रेंशिएशन आगे चल के करेंगे इसी चैप्टर में, इस चैप्टर के एंड पे। लेकिन इस तरह की यानी टाइम, मैस और इस तरह की जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, यानी ये फंडामेंटली मौजूद है और इनको आप कह सकते हैं कि ये एक्सियामेटिक हैं। एक्सियामेटिक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ बज़ाते खुद जाहिर हो कि ये सच है। मिसाल के तौर पे सूरज मशरिक़ से निकलता है
हम जब से देख रहे हैं सूरज हमेशा मशरक से निकलता है, और इस चीज़ के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकता कि सूरज मशरक से निकलता है या नहीं। सारे लोग इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं कि सूरज मशरक से ही निकलता है। एंड दिस प्रॉपर्टी, दिस थिंग कि सूरज मशरक से निकलता है, सारे लोग इस चीज़ के ऊपर मुत्तफिक हैं। इसी को एक्सियोमेटिक कहते हैं। अब इसी एक्सियोमेटिक की मैं आपको फिजिकल क्वांटिटी से मिसाल दूं तो आप मैथ्स की मिसाल लें। मैथ्स हमें पता है, हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स अपने इर्द गिर्द देखते हैं सब की कुछ ना कुछ मैथ्स होती है, ठीक है। तो मैथ्स जो है वो एक सेल्फ एविडेंट ट्रुथ है। तो ये एक्सियोमेटिकली हम सारे इसके ऊपर मुत्तफिक हैं कि ये हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। क्योंकि इसको डिफाइन करने के लिए या इसकी हकीकत को मानने के लिए हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सेम इज़ द केस विद टाइम, ठीक है, कि टाइम जो है ये भी हमें पता है कि ये पास हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ठीक है, हमेशा गुजर रहा है। हम कुछ करें ना करें, टाइम जो है ये गुजर रहा है, इसकी सच्चाई से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक बेस क्वांटिटी है, यानी इसको हम एक्सियोमेटिकली सच मानते हैं। इसकी डेफिनेशन के लिए किसी और फंडामेंटल चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एंड सेम इज़ द केस विद डिस्टेंस या लेंथ। आप कोई भी चीज़ ले लें, लेट मी ग्रैब दिस पेन, आप कोई भी चीज़ ले लें, उसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी। एंड दिस आल्सो इज एक्सियोमेटिक बिकॉज इट्स हाउ ऑब्जेक्ट्स आर, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज जो एक्सियोमेटिकली सच हों, ट्रूथ हों, सेल्फ एविडेंट ट्रू हों, उनको हम क्या कहते हैं, बेस क्वांटिटीज कहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे सवाल ये है कि मैंने ये 3 एग्जांपल्स आपको दी, मैस, लेंथ और टाइम की। तो क्या मैस, लेंथ और टाइम ही हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं, या कुछ और भी बेस क्वांटिटीज़ हो सकती हैं? एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ज़रा बैक जाएं उसी सवाल के ऊपर जो फिज़िक्स की डेफिनेशन है कि हम फिज़िक्स वो चीज़ है जिसको इस्तेमाल करके हम अपनी दुनिया को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। तो अब सवाल ये है कि क्या इन 3 फिजिकल क्वांटिटीज से हम अपनी दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो भी हमारे इर्द गिर्द मज़ाहिर या फिनोमेना हो रहे हैं, क्या उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं? और इसका जवाब ये है कि नहीं, हम इन 3 फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज लेके अपनी दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। उसकी एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक चीज़ है जिसको आप इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, और करंट आपको पता है, हम सारे, मतलब मैं भी यहाँ पे ये लेक्चर बना रहा हूँ तो लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ या लाइटिंग यूज़ कर रहा हूँ, तो ये करंट की वजह से ही लैपटॉप चल रहा है या लाइट जो है वो जल रही है। तो इसका मतलब है, इसको आप फिजिक्स में कहते हैं करंट, और ये करंट की डेफिनेशन है। करंट बराबर होता है चार्ज डिवाइड बाई टाइम के। अच्छा, ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, करंट भी, चार्ज भी और टाइम भी। लेकिन अगर आप गौर करें तो इनमें से सिर्फ टाइम जो है वो सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है, यानी वो एक बेस क्वांटिटी है जिसको मैंने ऊपर डिफाइन किया है, जिसके ऊपर बात की है। चार्ज और करंट जो है ये मैंने नहीं कहा इनको कि ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। मैंने इनको ये नहीं कहा कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, लेकिन बेस अभी मैंने डिसाइड नहीं किया। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो इस इक्वेशन में जो 3 क्वांटिटीज़ हैं, करंट, चार्ज और टाइम, उनमें से सिर्फ एक बेस क्वांटिटी है जो सच है, जो मुझे पता है, सेल्फ एविडेंट है। बाकी जो करंट और चार्ज है उसका हम क्या करें? क्योंकि अगर मैंने करंट को डिफाइन करना है तो फिर मुझे चार्ज का पता होना चाहिए, या फिर अगर मैंने चार्ज को डिफाइन करना है तो फिर मुझे करंट का पता होना चाहिए। यानी मुझे इन 3 क्वांटिटीज़ में से 2 का मुकम्मल तौर पे इल्म होना चाहिए तीसरी को बयान करने के लिए। तो इसका मतलब ये है कि इन 2 में से मुझे किसी एक को प्रमोट करना पड़ेगा बेस क्वांटिटी के दर्जे के ऊपर, यानी चार्ज और करंट में से किसी एक को मुझे बेस क्वांटिटी करार देना पड़ेगा। और ये सवाबदीद जो है ये साइंटिस्ट की है, ये अभी आगे चल के हम इसी लेक्चर में बात करते हैं। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ 3 ये जो ऊपर मैस, लेंथ और टाइम बेस क्वांटिटीज़ मैंने बताई हैं, ये काफ़ी नहीं है सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ और भी क्वांटिटीज़ ऐसी बनानी होंगी या लेनी होंगी जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ ले सकें, और फिर बेस क्वांटिटीज़ को यूज़ करके हम सारी जो अपने इर्द गिर्द दुनिया मौजूद है इसको एक्सप्लेन कर सकें। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम खुद से का मतलब है कि साइंटिस्ट जो हैं सारी दुनिया के, वो मिलके फैसला करते हैं कि हमने किसको बेस क्वांटिटी करार देना है, चार्ज को या करंट को। और इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो आप आसानी से मेजर कर सकते हैं, प्रिसाइजली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो फैसला ये हुआ कि जो करंट है इसको हम बेस क्वांटिटी कहते हैं, तो करंट भी एक बेस क्वांटिटी है। तो अब हमारे पास 4 बेस क्वांटिटीज हो गई हैं।
फिर इसी तरह हम देखते हैं मज़ीद कि कितनी कम से कम हम क्वांटिटीज़ रख सकें, ठीक है, जिसकी मदद से हम अपने इर्द गिर्द मौजूद दुनिया को एक्सप्लेन कर सकें, ठीक है। तो सवाल ये है कि फिर हम क्या करेंगे, इतनी कौन सा हमारे पास तरीका है अगर हम इन 3 या 4 से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन ना कर सकें। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट स्टेप जो है वो ऑब्वियस है कि हम मज़ीद कुछ और क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन करें और कहें कि ये बेस क्वांटिटीज़ हैं और उनकी तादाद कम से कम रखने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा गोल यही है कि जितनी कम से कम क्वांटिटीज़ में हम अपने इर्द गिर्द मौजूद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकें। सही है। तो हम क्या करते हैं, फिर कुछ और बेस क्वांटिटीज़ को डिफ़ाइन करते हैं और उन बेस क्वांटिटीज़ का जो हमारे पास फुल चार्ट आता है वो ये है, और ये 7 क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इनके जो पहली 3 क्वांटिटीज़ हैं मैस, लेंथ और टाइम, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, एक्सियोमेटिक हैं। जो बाकी 4 क्वांटिटीज़ हैं ये मुत्तफ़िका तौर पे साइंसदानों ने डिफ़ाइन की हैं, ठीक है, कि ये 4 क्वांटिटीज़ अगर हम मज़ीद डिफ़ाइन कर लें तो हम अपने इर्द गिर्द जो कम अज़ कम मौजूद दुनिया है ना उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दीज 7 क्वांटिटीज़ आर योर बेस क्वांटिटीज़। सही है। मैस, इसका सिंबल कैपिटल एम भी लिखते हैं, स्मॉल एम भी लिखते हैं। दूसरी क्वांटिटी लेंथ है, कैपिटल एल भी लिख सकते हैं सिंबल इसका, आप स्मॉल एल भी लिख सकते हैं। फिर टाइम है, इसके लिए मोस्टली स्मॉल टी का सिंबल यूज होता है। टेम्परेचर है, ये भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके लिए कैपिटल टी का सिंबल यूज होता है। इलेक्ट्रो करंट के लिए कैपिटल आई का सिंबल यूज होता है, समटाइम्स स्मॉल आई का सिंबल भी यूज होता है। और फिर 2 और फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहते हैं, और इनके सिंबल जो हैं वो रिस्पेक्टिवली एन और आई हैं। तो ये 7 हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं और इनकी मदद से हम सारे अपने इर्द गिर्द मौजूद फिनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये पहली किस्म थी फिजिकल क्वांटिटीज़ की। हमारे पास एक और किस्म भी है और उन क्वांटिटीज़ को हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके नाम के ऊपर गौर करें, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। डिराइव्ड का मतलब क्या होता है? डिराइव का मतलब होता है अखज़ करना, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ से अखज़ करते हैं। अब आपको सारी ये अगर आप एक लम्हे के लिए रुक के सोचें तो सारी समझ आ जाएगी इस सीरीज़ की कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ थी, उनमें से कुछ बेस क्वांटिटीज़ थी और बेस क्वांटिटीज़ वो थी जो सेल्फ एविडेंट थी, यानी वो सारी हकीकत थी, सच थी, हम सब उसके ऊपर मुत्तफिक थे, ठीक है। फिर हमने देखा कि वो जो 3 सेल्फ एविडेंट क्वांटिटीज़ थी उनकी मदद से हम सारी दुनिया को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वी नीडेड समथिंग मोर। तो मैंने कहा कि साइंसदानों ने मुत्तफिका तौर पे क्या किया, 4 और क्वांटिटीज़ डिफाइन किया और कहा कि ये भी बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो वो 7 क्वांटिटीज़ मैंने कहा कि वो क्वांटिटीज़ हैं जिनकी मदद से हम सारी दुनिया को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उन 7 क्वांटिटीज़ की शक्ल में ही हर चीज़ को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो हम देखते हैं, आप भी देखेंगे आगे चल के, कि जो फार्मूलाज हैं, जो मैथमेटिक्स हम लिखते हैं फिजिक्स के अंदर, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। तो फिर हम क्या करते हैं, उनको सिंप्लीफाई करने के लिए मज़ीद हर स्टेप के ऊपर मज़ीद क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन करते जाते हैं, ठीक है। मैंने अब ज़रा गौर करें, मैं कह रहा हूँ मज़ीद क्वांटिटीज़ डिफ़ाइन करते जाते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें ये बता रहा है कि बेस क्वांटिटीज़ की तादाद तो सिर्फ 7 थी, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की तादाद के ऊपर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए। 1000 हो सकती हैं, 2000, 5000, 10,000, ये कोई भी नंबर हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको बेस क्वांटिटीज़ के मुख्तलिफ कम्बिनेशन से हम बनाते जाते हैं, सिर्फ अपनी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। एंड सो इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कि ये वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम बेस क्वांटिटीज़ की शक्ल में लिख सकते हैं, यानी बेस क्वांटिटीज़ की मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से, कुछ कम्बिनेशन से हम उसको बना सकते हैं। और यहाँ पे चौंके मैंने कहा कि इनकी तादाद के ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। तो ये रही कुछ एग्जाम्पल्स बेस डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की। ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दी हैं। जो पहली डिराइव्ड क्वांटिटी है वो स्पीड है, और इसकी जब मैं फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर रहा था तो मैंने स्पीड की आपको एग्जांपल उस वक्त भी दी थी। स्पीड का सिंबल v होता है, डेफिनेशन इसकी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम है। और अगर आप इसके फार्मूला के ऊपर गौर करें या डेफिनेशन के ऊपर, फार्मूला को बेशक छोड़ दें, डेफिनेशन के ऊपर गौर करें, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम है, जिसमें डिस्टेंस भी एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। फिर हमारे पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन का सिंबल ए होता है, आप इसको ऑफ कोर्स अपनी बुक में यूज़ करेंगे। और इसके फार्मूला के ऊपर गौर करें, ये स्पीड डिवाइड बाई टाइम है। मैंने स्पीड इसको कह रहा हूँ, असल में ये वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होता है। और ये आप डिस्टिंक्शन आगे चल के पढ़ेंगे, कुछ क्वांटिटीज़ जो हैं वो वैक्टर्स होती हैं, कुछ स्केलर होती हैं, शायद आप 9th में पढ़ के आए हो, बट मजीद आप इस बुक में भी पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन भी हमारे पास वेलोसिटी डिवाइड बाई टाइम होती है। और अगर आप देखें तो वेलोसिटी या स्पीड
डिवाइड हम ऊपर पहले ही फार्मूला में डिफाइन करके आए हैं। तो इसका मतलब है कि ये भी बेस क्वांटिटी का एक कम्बिनेशन है, एक्सेलरेशन भी। उसके बाद मोमेंटम है जिसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है मास मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और आपको पता है कि मास भी एक बेस क्वांटिटी है और टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम दो बेस क्वांटिटीज से बना रहे हैं। फिर फोर्स है जिसकी डेफिनेशन मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन होती है, और मास अब बेस क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन डिराइव्ड क्वांटिटी है, लेकिन हम ऊपर देख के आए हैं दूसरी रो में कि एक्सेलरेशन मजीद आप बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सिमिलरली टार्क, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी एग्जांपल्स हैं, ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं आउट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली आप ये देखेंगे कि हर डिराइव्ड क्वांटिटीज को आप बेस क्वांटिटीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, और यही वजह है कि इसका नाम जो है हमारे पास वो एक डिराइव्ड क्वांटिटीज है। सही है। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी टाइप्स हो गई। अब एक चीज़ है जो मैंने अवॉइड की है बहुत ट्रिक से, बहुत चालाकी से, और वो चीज़ ये है, वो चीज़ जो है वो दो सवाल हैं, और दो सवाल वो ये हैं कि कौन डिसाइड करता है इन चीज़ों के बारे में कि कौन सी क्वांटिटी जो है वो बेस क्वांटिटी होगी और कौन सी क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी होगी। कौन डिसाइड करता है इन चीज़ों के बारे में, पहला सवाल जो मैंने अवॉइड किया है। और दूसरा सवाल एक और चीज़, और वो यूनिट्स है फिजिकल क्वांटिटीज़ के। अब ज़रा वापस चलें फिजिकल क्वांटिटीज़ की पहली एग्जांपल के ऊपर, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप इर्द गिर्द चलते हैं तो आप कुछ फासला कवर करते हैं। उस फासले को आप कैसे बयान करेंगे? आप मीटर में बयान कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में बयान कर सकते हैं, आप स्टेप्स में भी बयान कर सकते हैं कि मैं 5 कदम चलाऊं या मैं 10 कदम चलाऊं, ठीक है। जिसका मतलब है यूनिट्स जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज के साथ फंडामेंटली अटैच है, यानी हम इसको जुदा नहीं कर सकते। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो उसको कुछ ही ना किसी यूनिट्स में बताना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैस है, आप चीनी लेते हैं, तो चीनी को आप कैसे बताते हैं? ऐसे तो नहीं बता सकते इतनी चीनी है, ऐसे हाथ के इशारे से। आप जाहिर है उसकी कुछ अमाउंट बताएंगे, 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है। तो ये जो किलोग्राम लफ्ज़ है चीनी के लिए या मैस के लिए, ये भी हमारे पास क्या है, यूनिट है। तो इन दो चीज़ों को मैंने अवॉइड किया था, सही है। तो पहले सवाल का जवाब ये है जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले इनडायरेक्टली बता चुका हूँ कि साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं, और जो यूनिट हम अब यूज़ करते हैं इन यूनिट्स को SI यूनिट्स कहते हैं। SI सिस्टम इंटरनेशनल से निकला है, और ये इसी को कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये 1960 में बनाया गया था, और इसको सारी दुनिया के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था। और इसके बनाने की वजह क्या पेश आई, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ उसी एग्जाम्पल से जो मैंने आपको ऊपर दी है डिस्टेंस की, कि आप चलते हैं, फ़र्ज़ करें आप 5 कदम चले हैं, आपका छोटा भाई है वो भी 5 कदम चला है। क्या अब आप दोनों के 5 कदम बराबर होंगे? आपको पता है कि आप जब कदम रखेंगे तो वो काफ़ी बड़े बड़े होंगे, लेकिन आपका भाई छोटे छोटे स्टेप्स लेके चल रहा होगा, तो कदम तो आप दोनों बराबर चलें। आपका भाई कहेगा मैं भी 5 कदम चलाऊं, आप कहेंगे मैं भी 5 कदम चलाऊं, लेकिन जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस है जो आप दोनों कवर करेंगे, वो एक जैसा नहीं होगा। एंड दिस कॉजेज अ प्रॉब्लम कि आप दोनों सेम स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन इवेंचुअल रिजल्ट जो है वो मुख्तलिफ आ रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इट्स अ फंडामेंटल प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही ये सारी दुनिया के साइंसदान मिल के बैठे और उन्होंने फैसला किया कि कोई ऐसा निज़ाम बनाते हैं जिसमें ये प्रॉब्लम जो है, जो दोनों बंदे क्लेम कर रहे हैं कि वो 5 कदम चले हैं लेकिन दोनों का फासला एक जैसा नहीं आ रहा, इस सवाल को हल किया जाए। और उसके हल का नतीजा ये था कि सिस्टम इंटरनेशनल बनाया गया, जिसमें सारी बेस क्वांटिटीज़ को यूनिट्स दिए गए, और वो यूनिट्स जो है अब सारे लोगों के लिए एक जैसे होंगे। अब कोई ये नहीं करेगा, अब आप ये नहीं कहेंगे कि आप 5 कदम चले हैं, आपका भाई भी ये नहीं कहेगा कि वो भी 5 कदम चला है, बल्कि अब आप दोनों ये कहेंगे कि अगर आप कहेंगे आप 5 मीटर चले हैं, ठीक है, तो आपका भाई अब जब मीटर में बताएगा तो वो बेशक हो सकता है वो ये बताए कि मैं आधा मीटर चला हूं। तो अब देख लें कि आपके भाई की स्टेटमेंट आपकी स्टेटमेंट से बदल गई। अब इंडीड आपके भाई जिसके छोटे छोटे कदम थे, 5 कदम जिसके थोड़े थे, जिसने थोड़ा फासला कवर किया, वो आपको बता रहा है कि मैं अब आधा मीटर चला हूँ, ये मैंने कम फासला कवर किया, एंड सो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। तो ये
1960 में साइंसदानों ने फैसला किया, और इसमें जो बेस क्वांटिटीज़ ऊपर मैंने आपको बताई हैं ये भी 1960 में इसी सिस्टम में डिसाइड की गई, और इनके यूनिट्स भी इसी सिस्टम में डिसाइड किए गए, और इन यूनिट्स को कहते हैं SI यूनिट्स। एंड हेयर इज़ अ फुल चार्ट ऑफ ऑल दोज 7 बेस क्वांटिटीज़ अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स। तो जो मैस का यूनिट है वो किलोग्राम है, और इसको kg से जाहिर करते हैं। और मैं अभी नोट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे सिंबल के स्पेलिंग भी गलत हैं, यहाँ आई की जगह पे ओ होना चाहिए, बट इग्नोर दैट। तो जो लेंथ है उसके यूनिट मीटर डिसाइड किए गए, जो टाइम है उसके यूनिट सेकंड डिसाइड किए गए, जो टेम्परेचर है उसके यूनिट केल्विन डिसाइड किए गए, केल्विन एक साइंटिस्ट का नाम था। इलेक्ट्रिक करंट के यूनिट एम्पेयर डिसाइड किए गए, एम्पेयर भी एक साइंटिस्ट का नाम था। और अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये दोनों साइंटिस्ट के नाम थे, बंदों के नाम थे, तो मैंने इनके नाम में के और ए को संभाल क्यों लिखा है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये भी हमारे पास अगेन इसी 1960 में इसी सिस्टम में कुछ रूल्स और भी डिसाइड किए गए कि यूनिट्स को कैसे लिखना है। तो ये स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो हैं, यानी पहला नाम का पहला अल्फ़ाबेट जो है वो स्मॉल लिखने का रूल भी उसी में बनाया गया। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के यूनिट जो हैं वो मोल होते हैं, जिसको शायद आप केमिस्ट्री से पहले जानते हो। और जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इंटेंसिटी जो है वो किसी चीज़ की शिद्दत को बताती है। तो ये हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये बताती है कि कोई लाइट जो है वो कितनी इंटेंस है, कितनी ब्राइट है। उसके यूनिट्स कैंडेला डिसाइड किए गए, जिसको CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास जो बेस क्वांटिटी, जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, और खासकर उनके अंदर जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो कंप्लीटली डिस्क्राइब हो गई हैं। यानी हमने ये भी देख लिया है कि उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, और हमने ये भी देख लिया है कि उनको बयान करने के लिए जो हमें यूनिट्स की ज़रूरत पड़ती है वो कौन से हैं। तो अब चूँकि हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स आ गए हैं, तो क्यों ना हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के यूनिट्स भी देख लें। सो दीज आर द यूनिट्स फॉर डिराइव्ड क्वांटिटीज़, जिनकी एग्जांपल मैंने ऊपर आपको दी थी। और ये अगर आप देखें, ये टॉप राइट वाला जो है हमारे पास कॉलम, तो इसके अंदर आप देखें कि सारे के सारे यूनिट्स बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स में हैं। मीटर, सेकेंड, किलोग्राम, एम्पेयर, ये सारी की सारी बेस यूनिट्स में लिखे गए हैं। हालांकि ये क्वांटिटीज़ जो हैं वो डिराइव्ड है, विच मीन्स कि हमारे पास बेसिकली बस 7 ही क्वांटिटीज़ हैं, और उसके बाद हमने चीज़ों को आसान करने के लिए बहुत सारी और चीज़ें डिफ़ाइन कर ली हैं। लेकिन बी श्योर कि वो जो सारी चीज़ें हमने डिफ़ाइन की हैं या डिसाइड की हैं वो सारी की सारी बेस क्वांटिटीज़ की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। अच्छा, ये हमारे पास हो गया बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। अब 2 और यूनिट्स हैं हमारे पास, जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। सप्लीमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को थोड़ी सी मदद फराहम करना, किसी चीज़ के बारे में थोड़ा सा और उसके अंदर मवाद शामिल कर देना। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स का काम भी क्या ऐसा ही है कि ये बेस और डिराइव्ड यूनिट्स को थोड़ा सा हेल्प करते हैं, उनकी मदद कर देते हैं। और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर हमारे पास 2 यूनिट है। एक यूनिट रेडियन है, और उसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैंने लिखी है। इसको मज़ीद आप चल के पढ़ेंगे आगे 5वें चैप्टर में, तो इसकी यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन है। और डेफिनेशन इसकी ये है कि एक रेडियन जो है, it is the angle subtended by 2 radii of a circle such that they cut the circle in an arc of length equal to the radius of that circle. Confused हो गए हैं? I know it's a lot to absorb कि ये definition हमें बता क्या रही है, but now let me break it down कि ये definition हमें क्या बता रही है। तो let's first drive a circle। तो ये है हमारे पास एक सर्कल, सही है। अब हमें पता है कि हर सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस भी होता है। तो ये रहा हमारे पास इस सर्कल का रेडियस, ठीक है। और रेडियस क्या, कौन सी लाइन होती है जो सर्कल के ओरिजिन से उसके सरफेस तक जाती है। सरफेस तक नहीं जाती, उसके पेरीफेरी तक जाती है, सर्कमफेरेंस तक जाती है, क्योंकि सर्कल एक 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है जिसकी सिर्फ एक लाइन होती है। तो इसका मतलब है कि मैं इस ओरिजिन से कोई भी और लाइन ड्रॉ करूं जो इस सर्कल के एंड तक जाए या उसके सर्कमफेरेंस तक जाए, तो वो भी रेडियस ही कहलाएगी। तो इसका मतलब है ये लाइन भी हमारे पास रेडियस ही है। अब जरा आप गौर करें कि ये 2 जो लाइंस हैं, जो येलो लाइंस हैं जिनको मैंने रेडियस कहा है, ये 2 लाइंस आपस में कुछ एंगल बनाती हैं, ठीक है। और इस एंगल को हम अगर डेफिनेशन को देखें तो हम रेडियन की तरफ जाने लगे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों लाइंस को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ। और अब अगर आप देखें तो इन दोनों लाइंस ने, जो 2 रेडियल लाइंस हैं, इन्होंने सर्कल को काट दिया है, थोड़ा सा इधर से लेके इधर तक काट दिया। और ये हमारे पास जो सर्कम का थोड़ा सा पैच आया है जिसमें काटा गया है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री से इसको आर्क कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास अगर इस आर्क की लंबाई भी रेडियस के बराबर आ जाए, ये एक रेडियस जो भी हमने डिफाइन किया था यहाँ से, तो अगर इस आर्क लेंथ
जो ये जो हमारे पास आर्क है, इसकी लेंथ अगर रेडियस के बराबर आ जाती है तो फिर ये जो दो रेडियस वाली लाइंस हैं, ये जो दरमियान में आपस में एंगल बनाएंगी, वो एक रेडियन कहलाएगा। सिंपल इनफ, यही ऊपर डेफिनेशन बता रही थी हमें कि एक रेडियन जो है ये वो एंगल होता है जो दो रेडियल लाइन बनाती हैं। इस तरह के जो दो रेडियल लाइन हैं वो जब वो काटेंगी सर्कल को, तो जितनी लेंथ की आर्क वो काटेंगी अगर वो भी रेडियस के बराबर आ जाए तो फिर उन दो रेडियल लाइन के दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो एक रेडियन होगा। तो ये हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन है। इस चैप्टर में यहाँ पे ये बस इतनी ही है, मजीद हम इसके बारे में पढ़ेंगे 5वें चैप्टर में जाके। जो दूसरा हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको कहते हैं स्टी रेडियन। और स्टी रेडियन मेरे ख्याल में उन्होंने किताब के अंदर सिर्फ कंप्लीटनेस के लिए दिया है। इसका आपकी ना फर्स्ट ईयर में कोई यूज़ है और ना ही सेकंड ईयर की फिजिक्स के अंदर कोई यूज़ है। सो इसकी जस्ट डेफिनेशन है, बट लेट मी एक्सप्लेन इट। तो जो स्टी रेडियन है ये सॉलिड एंगल होता है और इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वो एंगल है जो बनता है किसी भी सफेयर के सेंटर पे। ठीक है, यहाँ पे सफेयर है, जो हमारे पास रेडियन की डेफिनेशन थी वहाँ पे सर्कल था। तो सर्कल और सफेयर में फ़र्क होता है। सफेयर इज़ मोर लाइक अ फुटबॉल, ये टेनिस बॉल। तो ये हमारे पास एक सॉलिड एंगल है जो सफेयर के सेंटर के ऊपर बनता है और उसके ऊपर कंडीशन ये है कि वो जो सफेयर का सेंटर है उसमें अगर हमारे पास सफेयर की सरफेस के ऊपर कोई पैच लें तो उस सरफेस का जो एरिया है वो सफेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर आए। अगेन मुश्किल है, लेट्स ब्रेक इट डाउन। तो सबसे पहले हम लेते हैं एक सफेयर। तो ये है हमारे पास एक सफेयर जिसका ओरिजिन मैंने यहाँ पे दिखाया है ओ से। और अगेन आपको रेडियस की डेफिनेशन पता है कि ये वो लाइन होती है जो किसी भी सर्कल या सफेयर के सेंटर से उसकी सरफेस तक जाती है। सो हियर इज अ रेडियल लाइन जो उसके सेंटर से सरफेस तक जा रही है। ठीक है, अब आप अगर ये गौर कर रहे हैं या ये सोच रहे हैं कि ये लाइन किनारे तक क्यों नहीं गई एंड तक, तो यहाँ पे फर्क देखें। जो सफेयर है वो फुटबॉल की तरह होता है। ठीक है, तो आप बहुत सारी रेडियल लाइंस ड्रा कर सकते हैं जो सरफेस तक जाती हो। तो ये लाइन जो है ये दरअसल उसके सेंटर से सरफेस तक ही जा रही है। क्योंकि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो इसलिए आपको यूं लग रहा है कि उस किनारे तक नहीं गई। तो अगर मैं एक और रेडियल लाइन ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, तो अगेन ये भी हमारे पास एक रेडियल लाइन बन जाएगी। अब इन दो रेडियल लाइंस को मिला के आप सर्कल, इस सफेयर की सरफेस के ऊपर एक सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, ये रहा वो सर्कल। और इस सर्कल का अपना भी कुछ रेडियस होगा तो उस रेडियस को आप कैपिटल आर कह लें। और अब चूंकि ये हमारे पास एक सर्कल बना है जैसे डिस्क होती है तो इसका कुछ ना कुछ एरिया भी होगा और जो इसका एरिया है वो आप सिंपली ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं, किसी भी डिस्क का जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये जो हमारे पास ग्रीन ऊपर डिस्क बनी है सफेयर की सरफेस के ऊपर, अगर आपको अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है तो आप इसको यूं सोचें कि जैसे फुटबॉल है। फुटबॉल क्या होता है, छोटे छोटे पैचेस से मिलके बना होता है। तो ये आप एक पैच कंसीडर कर सकते हैं। सिर्फ इस केस में ये क्या है, सर्कुलर है। तो इस पैच का जो एरिया है, अगर इस पैच का रेडियस जो है वो कैपिटल आर हो तो इसका एरिया क्या बनेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और आप देख रहे हैं कि ये जो सरफेस है ये दो रेडियाई के दरमियान बनी है, यानी दो रेडियल लाइंस के दरमियान बन रही है। ठीक है, और जो बड़ा सफेयर है हमारे पास उसका रेडियस क्या है, स्मॉल आर। तो अब अगर हमारे पास इस छोटी सरफेस का जो इस सफेयर के ऊपर बनी है इसका एरिया ए हो और ये बराबर आ जाए बड़े सफेयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर, तो फिर ये जो दो रेडियल लाइंस आपस में दरमियान में एंगल बनाएंगी उस एंगल को आप कहते हैं एक स्टी रेडियन। ठीक है, और ये एंगल 3 डायमेंशनल इसलिए है कि अगर आप रेड जो एंगल मैंने बनाया है उसको देखें तो ये आप रेड सर्कल नज़र आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दो रेडियल लाइंस जो चीज़ बना रही हैं ये एक कोन है। ठीक है, अब आप कहेंगे कोन जो है वो कैसे यहाँ पे बन गई, तो लेट मी एक्चुअली गो बैक एंड शो यू अनदर डायग्राम जो मैंने मैथमेटिका एक सॉफ्टवेयर है उसमें ड्रॉ की है और उससे आपको आसानी से पता चल जाएगी कि ये हमें क्या बता रही है। जी, इस डायग्राम को अब आप देखें, ये भी हमारे पास एक सॉलिड सफेयर है और उसके अंदर मैंने रेडियल लाइन ड्रॉ की हैं और देखें ज़रा, इसको गौर करें आप जो मैंने आपको पहले अभी डायग्राम दिखाई है वो कुछ इस तरह की थी।
इस तरह की, जिसमें ये सेंटर से हमारे पास सरफेस तक 2 रेडियल लाइन जा रही हैं, और ये रेडियल लाइन हमारे पास जब स्फीयर की सरफेस को काटती हैं तो हमारे पास ये वाली सरफेस बनती है, और इस सरफेस का एरिया जो है वो कैपिटल ए है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब अगर ये एरिया इस स्फीयर के रेडियस के स्क्वायर के बराबर आ जाए तो फिर ये जो दरमियान में एंगल बनेगा, ये वाला एंगल अगर आप ऊपर से देखें तो ये जो सर्कल के सेंटर में जो एंगल बनेगा, ये एंगल क्या कहलाएगा, एक स्टीरेडियन। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एंगल है ये दरअसल एक कोन बन रहा है जो इस स्फीयर की सरफेस को काट रहा है। तो ये एंगल जो है जो कोन बनाती है, ये हमारे पास क्या होता है, सॉलिड एंगल। और इसकी कंडीशन क्या है एक स्टीरेडियन होने की, वो कंडीशन ये है कि अगर इस सरफेस का जो ग्रीन सरफेस है यहाँ पे, इस सरफेस का हमारे पास जो एरिया है अगर वो बराबर आ जाए, लेट मी ब्रिंग इट बैक, तो अगर इस सरफेस का एरिया बराबर आ जाए हमारे पास इस बड़े स्फीयर के रेडियस के बराबर, तो फिर ये एंगल जो होगा एक स्टीरेडियन होगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। और आई होपफुली ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, बट वी हैड टू डू इट, वी हैड टू कंप्लीट दिस इन 1 लेक्चर। तो होपफुली अब हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से आएंगे, फिर से एक सवाल लेके। और सवाल अगर आप देखें तो सवाल हमारा ये था कि हम अपने इर्द गिर्द दुनिया को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, और वो सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। मैंने ये कहा है कि हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में, और मैंने फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आपको बताया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करके कैसे। तो ये हमारा जो है ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का टॉपिक होगा। और तब तक के लिए आप इसको पढ़ें, समझें, एंड होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। बाय बाय।